आज हम लोग बेटा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये बेटा, इसमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स को समझना होगा कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन का मतलब क्या है। पहली चीज़ तो ये हेरिडिटी, आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि हेरिडिटी है कि हमारी फैमिली में ये इस तरीके का कैरेक्टर चलता आ रहा है, तो हेरिडिटी। तो एक्चुअली हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे भाई इसकी शक्ल इसकी दादी से मिलती है, इसकी शक्ल इसके बाबा से मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली के कैरेक्टर आपके अंदर आए हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक, हम पहले टर्म्स को समझेंगे। पहले क्या समझेंगे? टर्म्स। हेरिडिटी का मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, फ्रॉम वन generation, from one generation to another generation. ठीक, तो हेरिडिटी का मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं बेटा, ऐसी डिजीजेस भी हैं जिसको हेरिडिटी डिजीज़ बोला जाता है। आपने सुना होगा, जैसे कि डायबिटीज़ की बीमारी जो है उसको बोला जाता है कि हेरिडिटी है। अगर किसी की फैमिली में पहले से किसी को डायबिटीज़ होती है तो चांसेस रहते हैं कि आगे की जनरेशन में भी वो डायबिटीज़ पहुंचेगी। ठीक है, तो डायबिटीज़ की जैसी और भी इस तरह ऐसी डिजीज़ हैं, हीमोफीलिया है और भी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, यानी वो हेरिडिटरी डिजीज़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हेरिडिटरी डिजीज़। अभी हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को पहुंचाती है, किस तरीके से ये कैरेक्टर्स पहुंचते हैं, ये भी समझेंगे टर्म समझने के बाद में। तो पहले तो हमें ये समझना है कि हेरिडिटी क्या है। तो हमने समझा कि हेरिडिटी का मतलब है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, जैसे हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं वो हमारे मदर और फादर के कैरेक्टर्स आए हैं। ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स जो हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दैट इज़ हेरिडिटी। अब बात समझते हैं कि इवोल्यूशन क्या है बेटा, है ना। इवोल्यूशन हमने पहले भी पढ़ा है, आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल चेंजेस किसमें? ऑर्गेनिज्म में। इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। ग्रेजुअल चेंजेस का मतलब, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे होने वाले चेंजेस। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं उसको बोला जाता है इवोल्यूशन। जैसे आपको पता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन, हम लोगों का इवोल्यूशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन किससे हुआ है? एप से हुआ है ना, मंकी, लंगूर से हुआ है, एप से हुआ है। तो एप से हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन एप से हुआ है। तो क्या हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एप से डायरेक्टली बहुत जल्दी एकदम से आज एप है और कल इंसान बन गए, ह्यूमन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ, है ना।
ग्रेजुअल चेंजेस हुए, धीरे 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 चेंजेस हुए। पहले ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी, धीरे 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 ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी, खेती करना सीखा, ठीक है, एनिमल्स को पालना सीखा, खाना बनाना सीखा, आग जलाना सीखा, खाना बनाना सीखा। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये चेंजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलते चले गए और इवोल्यूशन हो गया किसका, ह्यूमन बीइंग्स का। इसी तरीके से जितने भी एनिमल्स होते हैं बेटा, उनका इवोल्यूशन होता है। अब हम ये बात करेंगे कि इवोल्यूशन कैसे होता है। हमने वैसे आपके क्वेश्चन दिखाया था बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज नॉट फॉर द इंडिविजुअल। एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे दिखाया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर द स्पीशीज नॉट फॉर द इंडिविजुअल, ये वाली बात। तो इवोल्यूशन ध्यान रखिएगा, इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब हम लोग जरा समझेंगे कि हेरिडिटी। हम समझ गए कि हेरिडिटी का मतलब है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का पहुंचना। इवोल्यूशन हमने समझा कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, उसको कहते हैं इवोल्यूशन। अब हम क्या समझेंगे कि वेरिएशन क्या है, वेरिएशन क्या होते हैं। हालांकि आपने पहले पढ़ा है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल। हम सभी में जो डिफरेंस है, हम सारे ही ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सारे ही ह्यूमन बीइंग्स हैं बेटा। मैंने वेरिएशन पहले भी आपको रिप्रोडक्शन में बताया था ना, क्वेश्चन बताया था जब। तो वेरिएशंस का मतलब है डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल, यानी सभी में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं वेरिएशन। क्योंकि आपको मालूम है कि ह्यूमन बीइंग्स में दो कान हैं सबके, एक नाक है, दो आँख हैं, ठीक है, एक मुंह है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, फिर भी सबकी शक्ल अलग अलग लगती है। तो ऐसा क्यों है, यही तो वेरिएशन है। सपोज अगर ये वेरिएशन नहीं होता तो क्या हम एक दूसरे को पहचान पाते? क्या ये वेरिएशन नहीं होता अगर, तो क्या हम एक दूसरे को पहचान पाते? तो बिल्कुल नहीं पहचान पाते ना, क्योंकि वेरिएशन से ही हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। तो वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर द रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में हेल्प मिलती है वेरिएशन से, ठीक है। जैसे कि वेरिएशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वेरिएशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये। वेरिएशन हम लिख लेते हैं कि क्या है, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल। डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल, हम सभी में जो डिफरेंस है। अब बेटा हमने कहा कि पहचानने में हेल्प मिलती है, वेरिएशन से क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प मिलती है। कैसे? सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ वेरिएशन का। ये जो हमारे कान हैं, आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स में किसी किसी के कान जो होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ पर नेक में, यहाँ पर एकदम से यूं करके यूं जुड़े रहते हैं, और किसी किसी के कान जो होते हैं वो यूं करके यूं आया और एक लोब जैसा बना होता है इस तरीके से। जैसे कि ये लोब है, ये क्या कहलाता है, ईयर लोब। ये कहलाता है फ्री ईयर लोब। क्या कहलाता है, फ्री ईयर लोब। और ये अटैच्ड ईयर लोब, ये कहलाता है अटैच्ड ईयर लोब, ठीक है ना। फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब, यानी कि किसी किसी के कान आपने देखा होगा सीधे यहाँ से शुरू हुए, यहाँ हेड से, यहाँ हेड से शुरू होते हैं, यहाँ पे जाके सीधा जुड़ जाते हैं, नेक पे जाके ज़्यादा शुरू हो, ज़्यादा एकदम से जुड़ जाते हैं, तो वो अटैच्ड ईयर लोब कान। वैसे हम लोग नहीं ध्यान देते हैं ना, कान तो हमें लगता है कि सबके कान एक जैसे हैं, लेकिन अब आप कभी ध्यान दीजिएगा, सबकी नाक में डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। किसी की नाक मोटी होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की नुकीली होती है, किसी की लंबी होती है। तो नाक में ऐसे डिफरेंस देखने से हमें लगता है भाई इसमें भी तो नाक है हमारे, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो नाक में भी
डिफरेंस होता है। कान में देखिए सबसे अच्छा डिफरेंस, हमें नहीं समझ में आता कि कान में डिफरेंस है, लेकिन ये छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं यही तो वेरिएशन है। यही छोटे छोटे जो चेंजेस सबकी बॉडी में अलग अलग दिखाई देते हैं बेटा, जो हमें नहीं समझ में आते, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो यही वेरिएशंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों की शक्लें अलग अलग लगती हैं। इसी वजह से तो हमारी शक्ल अलग अलग लगती है, ठीक है। तो अटैच्ड ईयरलोब और फ्री ईयरलोब, ये वाला जो होता है ना फ्री ईयरलोब, ये ज़्यादातर लोगों में मिलता है। ये ज़्यादातर लोगों में फ्री ईयरलोब ही मिलता है और अटैच्ड ईयरलोब किसी किसी में मिलता है। तो फ्री ईयरलोब और अटैच्ड ईयरलोब ये क्या है बेटा, ये वेरिएशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है इस तरीके का, वेरिएशन का एग्जाम्पल, कि व्हाट इज़ वेरिएशन, गिव एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना होता है कि वेरिएशन की डेफिनेशन लिखनी होती है। मैं सारे नोट्स आपको लिखवाऊंगी बाद में एक्सप्लेन करने के बाद। तो वेरिएशन की डेफिनेशन आप लिखेंगे और ये एग्जाम्पल एक दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेरिएशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई वेरिएशन ज़रूरी क्यों है। आपको बेटा इतना पता है, हम पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आपको ये तो पता है कि वेरिएशंस जो होते हैं ये वेरिएशन कैसे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशन। तो वेरिएशन किससे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं बेटा, ठीक है। बात समझ आ रही है, फिर से समझते हैं एक बार। वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल, यानी हम सभी में जो डिफरेंस है उसको वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन का फ़ायदा क्या है, एक फ़ायदा मैंने आपको वेरिएशन का एक बेनिफिट ये बताया कि रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प मिलती है, रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। हमने वेरिएशन का एग्जाम्पल पढ़ा, अटैच्ड ईयरलोब और फ्री ईयरलोब। अटैच्ड ईयरलोब और फ्री ईयरलोब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वेरिएशन का, ठीक है। वेरिएशन बनते कैसे हैं, वेरिएशन बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ही माइन्यूट वेरिएशंस बनते हैं। अगर हम बात करें ना कि क्या अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा आता है कि क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस नहीं आते हैं, तो बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस इतने माइन्यूट आते हैं कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये वेरिएशंस हैं। तभी तो ध्यान करिए, जब आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें जब आपने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं उनको क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। वो क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स के सिमिलर। मतलब इतना माइन्यूट वेरिएशन है। एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है ना तो बेटा थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन इतना नहीं आता है कि आपको समझ में आ जाए या किसी को भी समझ में आ जाए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस बनते हैं, ठीक है। क्यों बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन, बात तो ये है कि ऐसा क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस बन रहे हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे को जान पा रहे हैं। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के डीएनए मिलते हैं। तो दोनों के डीएनए मिल रहे हैं, अभी हम बात करेंगे आगे डीएनए की बेटा। तो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर वो ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसीलिए वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा आते हैं। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म था। तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर बनाएंगे तो एग्जैक्टली सेम बनेगा, लेकिन जेनेटिक लेवल पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो हमें नहीं पता चलता है ना। ये वाली बात समझ आ रही है बेटा। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात को लेके चलते हैं तो हम पहले ये समझ लें वेरिएशन में जो हम बात कर रहे हैं कि वेरिएशंस होते हैं जिससे हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। आखिरकार ये होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं वेरिएशन, वेरिएशंस बनते कैसे हैं। बेटा आपने ये देखा है कि जैसे हम
हमारी शक्ल हमारी मम्मी से मिल रही है या हमारी शक्ल हमारे पापा से मिल रही है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारी शक्ल एग्जैक्टली हमारी मम्मी से ही मिल रही है, कि हमें और मम्मी को और हमें पहचानने में लोगों को पहचानने में दिक्कत हो जाए कि ये मम्मी है कि ये बेटी है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एग्जैक्टली सेम शक्ल हो रही है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे अंदर हमारी शक्ल एग्जैक्टली हमारी मम्मी से इसीलिए नहीं मिल सकती क्योंकि हमारे अंदर हमारी मम्मी का भी डीएनए है और हमारे अंदर हमारे पापा का भी डीएनए, हमारे मदर फादर दोनों का डीएनए हमारे पास है। तो एग्जैक्टली सेम हम मम्मी जैसे कैसे हो सकते हैं कि लोगों को पहचानने में दिक्कत हो जाए कि ये मम्मी है कि ये बेटी है। क्योंकि आपने देखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऐसा ही होता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऐसे ही होता है। एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा बना तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये पेरेंट हाइड, जब वो हाइड्रा दूसरा वाला मैच्योर हो जाएगा तो आप तो पहचान नहीं पाएंगे ना। हम लोग नहीं पहचान सकते कि ये पेरेंट हाइड्रा है या ये डॉटर हाइड्री है, तो हम लोग नहीं पहचान पाएंगे उसको। क्यों? क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रा पेरेंट था, एक ही हाइड्रा से बना था। अब आपको ये समझना है कि आखिरकार ऐसा होता कैसा है, क्या होता है। ठीक है, हम सबसे पहली चीज़ तो ये समझेंगे कि हम ये इतना सब कुछ जो पढ़ रहे हैं कि हेरिडिटी क्या है, इवोल्यूशन क्या है, वेरिएशन क्या है, ये हम किस में पढ़ते हैं। तो एक टर्म आपको समझना पड़ेगा, जेनेटिक्स। हम तो ये क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है। क्या है ये? जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज स्टडीड। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है, कंसर्न है बेटा, ये हम अभी धीरे धीरे समझेंगे। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन स्टडी, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज स्टडीड, जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स की उस ब्रांच को बोलते हैं, सॉरी बायोलॉजी की उस ब्रांच को बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स बनी किससे है? जेनेटिक्स तो जीन्स, जेनेटिक्स तो जीन्स से बनी है। जेनेटिक्स में जीन वर्ड आया, जेनेटिक्स यानी जीन्स की स्टडी, जेनेटिक्स यानी जीन्स की स्टडी। तो अब हमें ये समझना है कि आखिरकार जीन्स क्या होते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि आखिरकार जीन्स होते क्या हैं। ठीक है बेटा, हमने अभी क्या समझा? हेरिडिटी क्या है, फिर हमने समझा कि इवोल्यूशन क्या है, फिर हमने कहा कि वेरिएशंस क्या हैं, वेरिएशंस किससे बनते हैं और क्यों बनते हैं, फिर हमने समझा कि जेनेटिक्स क्या है। अब हम ये समझेंगे बेटा, जेनेटिक्स जीन्स से रिलेटेड है क्योंकि जेनेटिक्स का मतलब है जीन्स की स्टडी हो रही है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जीन्स होते क्या हैं। हम ये बार बार जो ये बात कर रहे हैं कि हेरिडिटी का मतलब है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना। तो आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कैरेक्टर को लेके जाती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को लेके जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को लेके जाती है? बेटा आपको मालूम है हम सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारे हर सेल के अंदर, हमारे हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। क्या है ये? क्रोमोसोम्स। और एक हमने कहा ये क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं, ऐसा बोलते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है शायद कि जैसे कि ये क्रोमोसोम मैंने ऐसा बना लिया, ऐसा होता है क्रोमोसोम, है ना, जैसे इसको हमने ऐसा बना दिया, ये ऐसा होता है।
इस क्रोमोसोम के अंदर ये ऐसा डीएनए होता है, ये डीएनए, ये मैं क्या बना रही हूँ इसके अंदर, डीएनए है, ये क्या है, डीएनए। ये मैंने एक क्रोमोसोम ऐसे बाहर निकाल दिया, मैग्नीफाई करके दिखाया क्या, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर ये क्या है, ये है डीएनए। क्या है ये, डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है पता है ना आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा, तो हमने ये देखा कि सेल, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर तो डीएनए है। अब बेटा क्या होता है, एक्चुअली डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए का काम क्या होता है, ये जो डीएनए ना, ये डीएनए क्या करता है पता है आपको, प्रोटीन को बनाता है। डीएनए का काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, डीएनए का काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, डीएनए जो है ना, आपको मालूम है हमारी बॉडी के अंदर कितना बड़ा डीएनए होता है, हमारी बॉडी का ही भाई सेल, हमारे जितनी भी सेल्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। हमारी हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं, पेयरिंग बना के रहते हैं, ये पेयर, ऐसे पेयर में होते हैं क्रोमोसोम्स हमेशा, किसी की भी बॉडी में, चाहे प्लांट है, एनिमल है, कोई भी है, क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं। तो क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो हो गए 23 पेयर्स। चाहे आप 46 क्रोमोसोम्स बोलिए, चाहे आप 23 पेयर्स बोलिए, एक ही बात है। हमारे हर सेल के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम है, 23 पेयर का मतलब हो गया 46। ठीक है, तो हमारी हर सेल के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये 23 पेयर, ये 23 क्रोमोसोम्स में डीएनए कितना लंबा होता है, मालूम आपको, डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए, 2.2 मीटर का डीएनए होता है अप्रॉक्सीमेटली। सेल के अंदर जो डीएनए है ना, सारे क्रोमोसोम्स में 23 क्रोमोसोम्स में, 23 क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है वो 2.2 मीटर का डीएनए। सोचिए 2.2 मीटर तो कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में, जिसको हम लोग देख ही नहीं सकते। हम लोग किस में देखते हैं, सेल को, हम लोग सेल को तो माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं ना बेटा, नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। तो सोचिए 2.2 मीटर का इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे आया होगा, हम लोग बाद में बात करेंगे इसकी ना, कैसे आया होगा, ये वाली बात की। पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि ये जो डीएनए है ये क्या कर रहा है, मालूम है प्रोटीन को बना रहा है। प्रोटीन को ये कैसे बनाता है, ये प्रोटीन को कैसे बनाता है, ये जो डीएनए है ये कैसे प्रोटीन को बनाएगा, इस डीएनए ने आरएनए को बनाया। ये डीएनए किसको बनाएगा, आरएनए। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो आरएनए होता है ये राइबोसोम के साथ मिलता है। राइबोसोम बेटा आप लोगों ने सबने पढ़ा है ना 9th क्लास के अंदर, 9th में सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आपने राइबोसोम्स पढ़ा होगा कि सेल के अंदर राइबोसोम होता है, हर सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। लेकिन राइबोसोम अकेला प्रोटीन नहीं बना सकता जब तक कि डीएनए ना हो। क्यों, क्योंकि आरएनए अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आरएनए अकेला थोड़ी प्रोटीन बना पाएगा, आरएनए को भी किसका साथ चाहिए, राइबोसोम। तो राइबोसोम के साथ मिलकर ये आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बना लेगा। तो बेटा हमारी बॉडी में हर एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर पार्ट है डीएनए का।
हर एक कैरेक्टर के लिए। जैसे कि सपोज हमने कहा ये डीएनए का इतना हिस्सा, इतना है ना, जितना मैंने ये मार्क कर दिया है ना, मैंने कहा डीएनए का ये वाला पार्ट जो है ये एक प्रोटीन बना रहा है। डीएनए का ये वाला हिस्सा एक प्रोटीन बना रहा है। उस प्रोटीन का नाम है मेलानिन प्रोटीन, है ना बेटा, समझते रहिएगा। हमने कहा डीएनए का ये वाला हिस्सा, डीएनए तो इतना बड़ा है, क्रोमोसोम के अंदर कितना बड़ा डीएनए फैला हुआ है, तो डीएनए का ये वाला हिस्सा जो है, इतना हिस्सा जो है ये एक प्रोटीन बना रहा है। क्योंकि हमें तो मालूम है डीएनए का काम ही है प्रोटीन को बनाना, तो डीएनए के इस वाले पार्ट ने मेलानिन नाम के प्रोटीन को बनाया। ये मेलानिन जो प्रोटीन होता है ना, ये जो मेलानिन प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन? मेलानिन। हम एक सपोज की बात कर रहे हैं ना, सपोज कि डीएनए के इस वाले हिस्से ने मेलानिन प्रोटीन को बनाया। किस प्रोटीन को बनाया? मेलानिन प्रोटीन को बनाया। ये मेलानिन प्रोटीन क्या काम करता है? ये मेलानिन प्रोटीन तो स्किन के कलर को बताता है, स्किन का कलर बनाता है ना। ये मेलानिन प्रोटीन का काम है स्किन का कलर बनाना। जिसकी बॉडी में ये मेलानिन प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है वो तो डार्क कलर का होता है, यानी ब्लैक उसका रंग होता है, डार्क काला रंग होता है। जिसकी बॉडी में ये मेलानिन जो है ये कम बनता है वो तो गोरा होता है, हमारी फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। तो जो लोग गोरे होते हैं इसका मतलब ये है कि उनके अंदर मेलानिन कम बन रहा है। जो लोग काले होते हैं इसका मतलब उनके अंदर मेलानिन ज़्यादा बन रहा है। तो ये सब कौन कर रहा है? डीएनए का एक पार्ट, पूरा डीएनए नहीं करता, डीएनए का एक पार्ट कर रहा है। डीएनए का ये वाला पार्ट मेलानिन बना रहा है, डीएनए का ये वाला पार्ट कोई और प्रोटीन बना रहा होगा, स्किन आईज के कलर के लिए कोई प्रोटीन बना रहा होगा, डीएनए का ये वाला पार्ट हाइट के लिए कोई प्रोटीन बना रहा होगा। तो आप देख रहे हैं डीएनए के इतने पार्ट, डीएनए का यही पार्ट तो डीएनए के यही पार्ट तो जीन्स हैं, यही तो जीन है। एक जीन ये है जो मेलानिन बना रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग। एक जीन ये है जो मेलानिन बना रहा है, दूसरा जीन ये है जो आइज के कलर को बना रहा है, तीसरा जीन ये है जो केराटिन नाम का प्रोटीन बना रहा है जिसे हेयर के लिए चाहिए। तो हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर जीन है। बात को समझे बेटा? इसका मतलब हमारी बॉडी में हर एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन है। हर एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन है। हाइट के लिए एक जीन अलग है, पर्टिकुलर जीन। हाइट के लिए एक जीन है, वो सिर्फ हाइट को ही बताएगा, हाइट वाला ही प्रोटीन बनाएगा। मेन तो प्रोटीन। स्किन के कलर के लिए प्रोटीन, स्किन कलर के लिए अलग जीन स्किन कलर के लिए एक जीन है, आईज के कलर के लिए एक जीन है, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए एक जीन है। हर एक हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बन रहा है उसके लिए एक जीन है, हमारी बॉडी के अंदर पूरा डाइजेशन चल रहा है उसके लिए एक जीन है। हर एक एंजाइम जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स, आपको मालूम है हम लोग खाना खाते हैं, तो वो खाने का डाइजेशन, उस फूड का डाइजेशन कौन करता है? एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं बेटा। और प्रोटीन कौन बना रहा है? डीएनए ही तो बना रहा है। तो आप सोचिए सारे काम तो डीएनए कर रहा है, यानी डीएनए का काम प्रोटीन बना रहा है। तो इसका मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए, हमारी बॉडी में हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है, हमारी बॉडी में हर एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन है। तो इसका मतलब तो ये है हम लोग कैरेक्टर को प्रोटीन भी कह सकते हैं बेटा। कैरेक्टर को ना एक और टर्म यूज़ करते हैं जेनेटिक्स में, हेरिडिटी में, यानी कि जेनेटिक्स में कैरेक्टर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेट। क्या यूज़ करते हैं? ट्रेट। ट्रेट कहिए या कैरेक्टर कहिए, ट्रेट वर्ड जो है वो जेनेटिक्स के लिए यूज़, जेनेटिक्स में कैरेक्टर को ट्रेट यूज़ किया जाता है। तो ट्रेट याद रखिएगा, ट्रेट का मतलब ही है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर या ट्रेट क्या है? एक प्रोटीन है। क्यों है प्रोटीन? ये आपको मैंने बताया अभी। कैरेक्टर है ये, आप इसको कह लीजिए ये एक कैरेक्टर है भाई,
क्यों? क्योंकि स्किन का कलर बना रहा है। तो स्किन का कलर क्या हुआ? स्किन का कलर एक कैरेक्टर हुआ ना, तो उस कैरेक्टर को कौन बना रहा है? ये वाला डीएनए का पार्ट बना रहा है, यानी कि ये वाला जीन बना रहा है। तो आप ये वाला जीन प्रोटीन बना रहा है, तो आप कैरेक्टर कह लीजिए इसको, चाहे आप इसको प्रोटीन कह लीजिए, पर ये वाला जीन आगे की जनरेशन में जाएगा। तो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन लेके जाता है? जीन। बात को समझे, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके कौन जाता है? जीन। कैसे लेके जाता है वो बात करेंगे अभी। तो आपको अभी इतना समझना है, क्या समझना है? कैरेक्टर्स को ट्रेड्स कहते हैं और ट्रेड्स को ही प्रोटीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जो जीन है, क्रोमोसोम में जो जीन क्या है? अभी आपको मैंने बताया, क्रोमोसोम की पूरी लेंथ में डीएनए फैला हुआ है। वो डीएनए का ये वाला पार्ट ये बनाएगा, डीएनए का ये वाला पार्ट ये वाला कैरेक्टर बनाएगा। तो वो डीएनए का ये पार्ट कैरेक्टर को बनाएगा, यानी कि प्रोटीन बनाएगा। कैसे बनाएगा? आपको बताया, डीएनए का ये वाला हिस्सा पहले आरएनए बनाएगा और ये वाला हिस्सा आरएनए अब जो है वो प्रोटीन को बना लेगा। आरएनए क्या करेगा? आरएनए प्रोटीन को बना लेगा। और इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ही तो है ट्रेट। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ही तो है ट्रेट। ठीक है बेटा, तो आपको क्या समझना है? हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम है। हर एक क्रोमोसोम के पास डीएनए है। डीएनए के सारे सेगमेंट्स अलग अलग कैरेक्टर को बताते हैं, जिनको हमने कहा जीन। हमने क्या कहा? जीन। तो हम लोग जीन को क्या कह सकते हैं? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये तो कह सकते हैं जीन ये रहा, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का ही तो सेगमेंट है, जीन डीएनए का ही तो सेगमेंट है और जीन ही तो है जो कैरेक्टर को आगे लेके जाता है। बताएंगे कि कैसे लेके जाता है ना, हम लोग ये बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि आखिरकार ये कैरेक्टर को लेके कैसे जाता है आगे की जनरेशन में। ठीक है, फिर हम लोग साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने ये सब कुछ बताया कि आखिरकार कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए यही प्रूव करने के लिए कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पहुंचते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जीन के बारे में बात करेंगे।